हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का पुनः स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और आई होप आप सभी जानते होंगे कि कंटिन्यू क्लास है और आपकी ये 12th के लिए भी स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रेगुलरली आपको मिलेगी। एंड देन ध्यान रखिएगा, हर आपका जो 12th के जो बुक्स है, 2 बुक के हर यूनिट के 2-2 पार्ट में आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ऑलरेडी 3 तो अपने हो चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट है 2023-24 के नाम से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनी होगी। उसमें देखिएगा आपके बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, ताकि आप एक बार ये क्लास को देख लिया ना, आपको ये टॉपिक सेट हो जाएगा दिमाग में जो अब तक पढ़ चुके हैं। देन आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और जैसा कि आपको पता है आज का अपने जो चैप्टर है वो भारत के विदेश संबंध। और अगर बात करें तो ये स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के अंतर्गत आपका जो लेसन नंबर है वो 4th लेसन नंबर है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसके भी 2 पार्ट बनेंगे और सटीकली आपके दिमाग में हर क्लियरिटी से ये जो भी पढ़ाने वाला वो समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी शेयर करें, क्योंकि हर कोई पढ़ना चाहता है और उसको एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसी जगह मिले जहाँ वे आराम से समझ सके। तो आई होप आपको ये मदद कर, यानी ज्ञान बांटने से बढ़ता है, देन ये आप करेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं भारत के विदेश संबंध, तो जैसे ये आपको ये भी पता होगा स्वतंत्र भारत की विदेश नीति हम जहाँ पढ़ रहे हैं, ये बुक अपनी स्वतंत्र भारत की विदेश नीति क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम आज़ाद भारत की होने के बाद की नीति को पढ़ते हैं, राजनीति को, किस तरह से क्या बदलाव, क्या व्यवस्थाएं रही है। तो शुरुआत में तो हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में, इसके बाद एक दल के दौर में अलग अलग लेसन के अकॉर्डिंग पढ़ते आए। तो अब हम पहुंच चुके हैं कि हमें अपने विदेश संबंध किस प्रकार से बनाने थे और किस प्रकार से बनाए थे, कौन प्रमुख थे, किस प्रकार की नीति रही, किस प्रकार का विदेश नीति पर भार पड़ा, वो सभी चीज़ें यहाँ पर हम शॉर्टली और ईजीली और बेनिफिशियल तरीके से देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो एक जो विदेश नीति होती है ना, एक जब विदेश नीति कोई भी देश बनाता है तो वो जब बनाता है तब ये ध्यान रखा जाता है कि मुझे बाहरी और आंतरिक रूप में सही तरह से परिस्थिति को समझते हुए पूरी विदेश नीति बनाना। मतलब होता है ना एक परिवार, अब एक परिवार जब कोई पेरेंट्स यानी कोई जैसे घर के जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जब वो परिवार को चलाते हैं तो परिवार के लिए नियम कायदे जब वो तय करते हैं तो वो परिवार के बाहर और परिवार के अंदर की परिस्थितियों को जानकर फिर बनाते हैं। तो जस्ट लाइक भारत ने भी बहुत ही अच्छे से मंथन करके अपनी विदेश नीति को बनाया है। तो उसी को हम देखेंगे, क्योंकि भारत की विदेश नीति कोई एकाएक नहीं बनी, ये शुरुआत में बदलाव होती गई, कुछ चीज़ें ऐड होती गई, तो इसी अकॉर्डिंग रह गया। तो जैसे कि आपको पता होगा, भारत जब आज़ाद हुआ था, उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था ना, यानी आपको पता है भारत आज़ाद कब हुआ था, आपको आज़ादी का समय बिल्कुल क्लियरली याद है, 1947 को हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको ये भी याद है कि 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो इस समय विश्व राजनीति में क्या चल रहा था, यानी भारत तो उस समय अपने लिए लड़ा तो आज़ाद हो गया था, लेकिन उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? शीत युद्ध। अब ये शीत युद्ध कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी पर असर तो डालता है, क्योंकि अगर आसपास में कोई घटना हो रही है तो परिवार पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। जस्ट लाइक थिंक यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। देखिए, शीत युद्ध है वो 2 शक्तिशाली ध्रुवों के मध्य हुआ था। एक तो हम कहेंगे पश्चिमी ध्रुव का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था यूएसए अमेरिका। एक तरफ था पूर्वी गुट, और इस गुट का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। यहाँ पर तो कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका कहेंगे, और इधर कहेंगे सोवियत संघ। तो विश्व राजनीति में ये 2 गुट थे और ये 2 गुट विश्व के अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे, यानी विश्व के मध्य अपनी बादशाह, अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए दोनों देश आपस में रियलिटी में हकीकत की लड़ाई न कर अपने आप को शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाते हुए एक विचारधारात्मक और हथियारों की होड़ को लेकर शुरू हो गए थे, हथियारों की होड़। इन वजह से भारत है वह अपनी विदेश नीति में काफ़ी बार सोचने पर मजबूर हुआ कि मुझे किस प्रकार के विदेशी संबंध बनाने से। क्यों? क्योंकि देखो, अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने अपने गुट को शक्तिशाली बनाने के लिए एक सैनिक संगठन की स्थापना की थी। किसकी? सैनिक संगठन की, जिसका नाम है नाटो। क्या नाम है? नाटो। इस नाटो की स्थापना इसने की थी 1949 के अंतर्गत, ठीक है। और ये मतलब सैनिक गुट है, ये क्या है? सैन्य गुट है, सैन्य संगठन है, ये ध्यान रखिए।
सैन्य संगठन है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि विदेश नीति में काफ़ी असर पड़ता है इनको बनाने से लेकर। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि इस वारसा, दूसरा क्या है, वारसा है। वारसा की बात करिए, वारसा पैक्ट, वारसा पैक्ट। तो वारसा पैक्ट है, इसकी स्थापना सोवियत संघ ने 1955 में की थी। कब की थी? 1955 में। तो अमेरिका ने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए नाटो की स्थापना की थी, और इधर वारसा ने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए किसकी स्थापना की थी? सोवियत संघ ने इसकी स्थापना की थी। तो ये दोनों अपने आप में शक्तिशाली बना रहे। तो शीत युद्ध है वो अपने चरम बिंदु पर था। ओके, तो जब ये घटनाएं विश्व स्तर पर हो रही थी तो भारत ने कहा कि हम तो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, यानी स्वतंत्र हुए हैं। तो हम नव स्वतंत्र देश है, और अभी से हम किसी एक गुट में चले गए तो हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। यानी उस समय यही चल रहा था कि काफ़ी सारे देश हैं वो इस गुट के साथ जुड़ रहे थे, और काफ़ी देश इसके साथ जुड़ रहे थे। यानी वापस गुलामी का जंजीरों का बेड़ा आने वाला था। तो भारत ने कहा तो विश्व राजनीति में तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। हमारे जैसे छोटे छोटे जो देश है, विकासशील देश है, जो दक्षिणी एशिया या पूर्वी एशिया के देश है, उनके लिए तो संकट है कि हम किस प्रकार से अपने देश को चलाएंगे। तो इस तरह से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही इस घटना की वजह से भारत जैसे कुछ देशों ने क्या किया, गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया। कौन सी नीति को अपनाया? गुट निरपेक्ष। ध्यान रखिएगा, गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया। अब ये गुट निरपेक्ष नीति क्या है ये आपको बता, लेकिन इससे पहले थोड़ा सटीकली ध्यान रखें। एक ऐसी नीति जो ये कहती है कि हम किसी ऐसे संगठन का हिस्सा नहीं होंगे जो सैन्य गुट हो, जो लड़ाई वाले हो। हम इन दोनों से दूरियां रखेंगे, क्योंकि दोनों ही देश शक्तिशाली। हम एक गुट में जाएंगे तो वो गुट नाराज हो जाएगा, और उस गुट में जाएंगे तो ये गुट नाराज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें, विश्व की इस राजनीति में दोनों गुटों से दूर रहते हुए दोनों से सहयोग की आशा करेंगे। तो इस तरह से विश्व राजनीति के अंतर्गत गुट निरपेक्ष की नीति है वो भारत और भारत के सहयोगी देशों के द्वारा चलाई जाती है। यानी कहते हैं ना, आपको पता होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन, आपने ये पढ़ा होगा। तो इसी बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये चीज़ें आपको बता दी कि क्यों भारत ने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया। बिकॉज रीजन आपके सामने है, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इन दोनों की वजह से, विश्व स्तर पर हो रही घटना की वजह से भारत जैसे नवस्वतंत्र देश को अपनी आज़ादी और अपना अस्तित्व कहने का मतलब हम यही कहेंगे कि अपनी जो अभी वर्तमान स्थिति है वो अभी हमें प्राप्त हुई है, इस अवस्थिति या अस्तित्व को हम बरकरार रखना चाहते थे। क्या रखना चाहते थे? बरकरार अस्तित्व लिखेंगे, ठीक है ना, अस्तित्व। तो ये आज का वर्ड का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कभी कभार ऐसे वर्ड होते हैं जो नहीं चाहते हुए भी वो कुछ अलग मीन निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से विश्व राजनीति के अंतर्गत भारत की गुट निरपेक्ष नीति अपनाई गई। अब देखो, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि गुट निरपेक्ष नीति क्या है। आपको मैंने यहाँ पर इस शीत युद्ध के इस खतरनाक माहौल के दरमियान मैंने आपको ये चीज़ें अच्छे से डिस्क्लेम कर दी है कि भाई विश्व की राजनीति यानी भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्ष क्यों अपनाया गया। एक थोड़ा सा वापस मैं आपको इसका हिंदी अगर एक्सप्लेन करूं, मतलब इसकी डेफिनेशन, तो आप लिख दीजिएगा गुट निरपेक्ष नीति, ठीक है ना। तो इसके अंदर लिखना है गुट निरपेक्ष नीति एक ऐसी नीति जो किसी भी सैन्य उद्देश्य रखने वाले के साथ न जुड़कर स्वतंत्र एवं सहयोग नीति अपनाए या सहयोग नीति पर चले, ठीक है ना। एक तो ये बड़ी डेफिनेशन होती है। एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है गुट निरपेक्ष का मतलब किसी भी गुट में न रहना, किसी भी गुट में नहीं रहना। गुट निरपेक्ष नीति का पहला सिंपल मीन्स होता है कि किसी भी गुट में न रहना, किसी भी गुट में नहीं
रहना। शॉर्ट तो यही होता है, गुट निरपेक्ष का मतलब किसी भी गुट में नहीं रहना, लेकिन सही एक्सप्लेन करें अगर, क्योंकि आप अगर 12th के स्टूडेंट तो आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, देन ये तो मैंने आपको समझा दिया कि गुट निरपेक्ष नीति क्या थी। अब बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का क्या योगदान है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नेहरू जी का योगदान हर बार एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेहरू की भूमिका, नेहरू की भूमिका और एग्ज़ाम के हिसाब से ये 100% इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता होगा भारत के जो पहले प्रधानमंत्री है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की शुरुआत से ही विदेश नीति के निर्माता, कर्ता, धर्ता और प्रमुख एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की विदेश नीति को एक मजबूत आधार प्रदान किया, बेस प्रदान किया। ठीक है, तो नेहरू जी ने भारत के अंतर्गत एक विदेश मंत्री के तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया। यानी इन्होंने अगर बात करें तो भारत के लिए एक बहुत ही बेमिसाल शक्तिशाली विदेश नीति बनाने में योगदान दिया। तो हम यही कहेंगे कि भारत ने, यानी नेहरू जी ने अपने कार्यकाल के दौरान, अपने प्रधानमंत्री के दौरान लगभग अगर बात करें तो 1946 से लेकर 1964 तक मृत्यु तक वे भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है, एवं विदेश मंत्री भी रहे थे। क्या रहे थे? विदेश मंत्री भी रहे थे। और ये जानकार थे, तो इन्हीं की देख रेख में भारत की विदेश नीति है वो विकसित, मतलब काफ़ी अच्छी हुई थी और भारत दूसरों देशों के सामने एक सही नीति लेकर चल सकता था। तो इसी तरह से भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का काफ़ी बड़ा योगदान है। लेकिन अगर देखा जाए कि नेहरू जी की भारत की विदेश नीति को लेकर 3 उद्देश्य थे। ध्यान रखिएगा, नेहरू जी की अगर प्रश्न ये आ जाए कि भाई नेहरू की विदेश नीति या नेहरू के रहते हुए भारत की विदेश नीति के 3 उद्देश्य बताइए। नेहरू की विदेश नीति के 3 उद्देश्य। ओके, तो इस तरह से हम ये कहेंगे नेहरू जी की भूमिका के, तो नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति बनाते समय 3 उद्देश्य को ध्यान में रखा गया था। तो ये 3 उद्देश्य आप ध्यान रखिएगा। पहला उद्देश्य बताएं कि नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति के दौरान किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया। तो सबसे पहला कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता, यानी बड़ी मुश्किल से जो हमें आज़ादी प्राप्त हुई है ना, तो कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। क्या करना? बचाए रखना। ओके, और दूसरा इस नीति यानी नेहरू जी की इस विदेश नीति में दूसरा इनका जो उद्देश्य था अपनी भारत की विदेश नीति में, वो था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। देखिए यहाँ पर आपको संप्रभुता का मतलब पता है, सर्वोच्च शक्ति यानी आज़ादी। तो भारत जो आज़ाद हुआ, इस आज़ादी को हर कंडीशन में मजबूत बनाए रखना और आज़ाद मुल्क की तरह उसे स्थापित करना। ऐसा नहीं कि वापस गुलाम हो जाए, नहीं, आज़ादी बरकरार होनी चाहिए। और क्षेत्रीय अखंडता यानी भारत के छोटे छोटे जो राज्य हैं वे भारत के साथ एक साथ जुड़े रहें, तो ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिखर जाएं। एक तो विदेश नीति में, क्योंकि हो सकता है विदेश नीति के तहत भारत कमज़ोर हो जाए, कोई राज्य भारत को किसी और को देना पड़े, तो नहीं, भारत की अपनी विदेश नीति में ऐसा लक्ष्य रखना, ऐसी व्यवस्था करना, यानी भारत जब भी विदेश नीति के तौर पर जो भी काम करेगा तो इन बातों को ध्यान में रखकर करेगा। ये होते हैं उद्देश्य। तीसरा जो रखा गया वो रखा गया कि तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ठीक है डियर, तो इस तरह से नेहरू जी ने शुरुआती में भारत की विदेश नीति के कर्ता धर्ता थे, तो उन्होंने 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही भारत की विदेश नीति के या विदेश मंत्री के तौर पे बहुत ही काबिल तारीफ काम किया था। और इस तरह से भारत की विदेश नीति काफ़ी अच्छी रही थी। लेकिन उस समय क्या था, अगर थोड़ा देखा जाए तो उस समय भारत की विदेश नीति पर साम्यवादी विचार और एक अमेरिकी विदेश नीति के जो विचार है वो काफ़ी हावी हो रहे थे। होता है ना, कोई शक्तिशाली कोई बड़ा देश होता है या कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसकी थोड़ी ना थोड़ी असर किसी परिवार पर रहती है कि परिवार जब भी कोई नए काम कायदे या नीति बनाता है तो कोई बड़े, जैसे मान लीजिए एक राजा है, अब किसी जगह पे एक राजा राज कर रहा है तो उसका असर उनकी प्रजा पर
होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसी तरह से भारत अभी एक नॉर्मल वे पे आज़ाद हुआ था, तो उस समय शक्तिशाली देश जो थे उनकी नीति का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत की विदेश नीति पर भी पड़ रहा था। तो उस समय काफ़ी जने यानी भारत के राजनेता जो कह रहे थे कि हमें अमेरिका की नीति के तहत चलना चाहिए और उस नीति को अपनाना चाहिए, क्योंकि साम्यवादी जो नीति है वो सफल नहीं हो रही है। तो अमेरिकी नीति के पक्षधर थे अम्बेडकर जी, वो कह रहे थे इस नीति को अपनाया जाना चाहिए। लेकिन भारत की विदेश नीति जो गुटनिरपेक्ष नीति की अपनाई हुई थी, तो उसका कहना था कि हम ना तो इधर झुकेंगे और ना इधर झुकेंगे, क्योंकि गुटनिरपेक्ष नीति का मतलब क्या होता है कि हमें बिना किसी गुट में जाए अपनी स्वतंत्रता को मजबूत रखना है और दोनों ही देशों से क्या करना है, दोनों ही देशों से सहयोग लेना है। ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, लेकिन माल धाल और सेवा प्रॉफिट दोनों से लूँगा। तो ये गुटनिरपेक्ष नीति के तहत चल रहे थे। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आया था। देन अब नेहरू जी की नीति के बारे में तो आप समझ चुके हैं, लेकिन बात ये थी कि आगे अब इन दो खेमों, अगर प्रश्न आ जाए कि शीत युद्ध के समय दो खेमे कौन से थे, जो अभी मैंने आपको बताया ना, शीत युद्ध के समय दो खेमे कौन से थे, एक तो आपको बता दिया अमेरिका वाला, एक सोवियत संघ वाला। तो जब भारत की विदेश नीति अपनाया जा रहा था तब ये बात आई थी भारत किस नीति की ओर जाए, भारत है वो किस नीति को अपनाया जाए। क्यों? क्योंकि ये दोनों खेमे कभी बने थे जब शीत युद्ध हो रहा था। तो शीत युद्ध के समय तनाव उत्पन्न हुआ था। क्या उत्पन्न हुआ था? तनाव उत्पन्न हुआ था। तो इसी तनाव की वजह से काफ़ी देशों की अपनी विदेश नीति है वो हलचल भरी थी। काफ़ी देशों की विदेश नीति में काफ़ी सारा बदलाव आ गया था। और इसी तरह से जब ये शीत युद्ध हो रहा था तो उसी समय UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ भी नया ही बना था। तो इस तरह से भारत को अपनी स्वतंत्र नीति अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में भी सहयोग देना। तो भारत ने UNO को तो आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व संसद, जो हर देश इसका मेंबर होता है और इसकी नीति के अकॉर्डिंग काम करता है। तो भारत ने भी इसकी नीति के तहत काफ़ी सहयोगी व्यवहार किया। या अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में भारत ने अपनी सेना भेजी थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इन दोनों ने नाटो और जब वार्सा पैक्ट बनाया था तो इससे दूरियां बनाने रखने की कोशिश की थी, क्योंकि भारत चाहता था कि इन दो खेमों है ना, इन दो खेमों में किसी में नहीं जाना और संतुलन बनाए रखना, संतुलन साधने की नीति। भारत चाहता था कि भाई दोनों में न जाएं और दोनों से दूरियां बना रखें, बैलेंस बना रखें और अपने लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। क्योंकि भारत चाहता था कि इन दोनों से अगर दूरियां रही तो हमें आने वाले समय में दोनों देशों से सहायता और सहयोग मिल सकता है। तो संतुलन बनाए रखने के साथ साथ अनुदान एवं सहयोग की अपेक्षा रखता था भारत। क्या रखता था? सहयोग की अपेक्षा। तो इस तरह से भारत है वो दोनों खेमों से दूर है। एग्जाम में कभी आ जाए तो ध्यान रखना, ना तो भारत USA की ओर था, ना ही USSR के था। तो भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति के तहत दोनों ही खेमों से दूरियां बनाए रखी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारत है वह दोनों खेमों से दूरियां बनाए रखना, यानी भारत कौन सी नीति को अपनाए चल रहा था? गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाए चल रहा था। और गुटनिरपेक्ष नीति के अंतर्गत कौन से देश शामिल थे? तो गुटनिरपेक्ष नीति के अंतर्गत वो देश शामिल थे जो लगभग नए देश आज़ाद हुए थे, या वो देश जो अभी विकासशील की एज में चल रहे थे, जो विकासशील हो रहे थे। तो भारत है इस एनवायरनमेंट में विकासशील देशों को समझा रहा था कि वो एक गुटनिरपेक्ष नीति का हिस्सा बने, ताकि आने वाले समय में वो अपनी स्थिति बरकरार रखे। तो भारत गुटनिरपेक्ष नीति को महत्व दिए जा रहा था और इसी बीच अपना एक जो बिछड़ा हुआ, जो मतलब कहते हैं ना डिवाइडेड हो गया जो भाई था, यानी जो पाकिस्तान जो था, यानी भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान था। तो ये पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने जैसे मौका देखा, भारत तो लगभग 1950 के अंतर्गत यही काम कर रहा था कि हम एक अपनी खुद की नीति स्वतंत्र बनाए रखें और विश्व स्तर पर कामयाब हो जाए। लेकिन फिर पाकिस्तान ने क्या किया पता है? पाकिस्तान है वो अमेरिका की ओर मिल गया। किस ओर मिल गया? अमेरिका को। तो अब हुआ ये कि ये हमारा दुश्मन और ये दोनों मित्र हो के भारत के साथ थोड़े विरोधी स्वर हो गए। यानी कहने का मतलब है, एक तो अमेरिका भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की वजह से और थोड़ा बहुत जो हलचल रही थी इस वजह से भारत थोड़ा सा, जो USA था अमेरिका, वो भारत से थोड़ा नाराज हुआ। इसका रीज़न ये भी था कि पाकिस्तान है वो इसकी ओर चला गया था। ओके,
तो यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं भारत की विदेश नीति में 1950 तक अमेरिका भी थोड़ा नाराज था, लेकिन भारत चाहता था कि नीति है वो बराबरी होनी चाहिए। तो अब इसी वजह से भारत ने अपनी नीति को बनाए रखा। साथ ही साथ फिर क्या किया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसी बीच अगर हम बात करें तो भारत है उसने सीईओ के रूप में काम किया, अफ्रो एशियाई, याद रखिएगा, अफ्रो एशियाई एकता के लिए भारत ने काम किया था। ये अब अगर आ जाए तो क्या था तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। यानी भारत ने क्या किया कि इन अफ्रीका एशिया के जो नव स्वतंत्र देश थे, जो नव स्वतंत्र देश थे, देशों के लिए सहयोगी एवं मतलब यही कह सकते हैं कि सहयोगी नीति चलाई थी। यानी एकता मतलब कहने का मतलब है कि भारत अपने जैसे जो नव स्वतंत्र देश थे उनके मध्य एकता बनाने की अपनी ओर से मदद की। यानी कहने का मतलब है कि भारत चाहता था कि ऐसे नव स्वतंत्र देश है जो भारत के साथ जुड़े और भारत की नीति पर चले तो वे एक स्वतंत्र नीति पर कायम हो सकते। तो भारत ने शुरू में भारत एशिया था, तो इसके अलावा भारत अफ्रीका के देशों के साथ भी अपने संबंध मधुर बनाना चाहता था। तो इस वजह से भारत ने शुरुआती सालों में अगर देखा जाए तो इसने जो स्वतंत्र जो नए देश आज़ाद हुए थे उनके सहयोग की नीति अपनाई थी। जैसे कि आपको पता होगा 1950 में नेहरू जी ने 1950 के अंदर नेहरू जी ने एशियाई एकता की बात कही थी। क्या कहा था, वे कैसे थे, पूरा एशिया एक होना चाहिए। तो इस तरह से एशियाई एकता के परोपकारी थे, एशियाई एकता के परोपकारी थे। तो इस तरह से भारत ने शुरुआती सालों में एशियाई अफ्रीका की एकता के लिए प्रयास किए थे। और इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भारत ने काफ़ी हद तक सहयोग भी अपनाया था और एशिया के संबंधों को अच्छा बनाने के लिए एशियन रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी क्यों, क्योंकि भारत अफ्रीकी देशों के साथ मधुर संबंध बनाना चाहता था। तो इसी के लिए भारत ने जो अफ्रीका एशिया के अंतर्गत बात करें, इंडोनेशिया, किसकी बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया भी उस समय नया नया आज़ाद हुआ था, इंडोनेशिया भी उस समय नया नया आज़ाद हुआ था। तो जब इंडोनेशिया नया आज़ाद हुआ था तो इस इंडोनेशिया के सहयोग के रूप में योगदान दिया था, क्योंकि भारत ने कहा था कि इंडोनेशिया है वह डच से अलग हो जाए। तो इस तरह से भारत ने औपनिवेशीकरण का विरोध किया था और इंडोनेशिया को डच से अलग करने के लिए इंडोनेशिया का सपोर्ट किया था। तो इसी बीच एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको पता है अफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, फिर क्या हुआ था कि 1955 की अगर बात करें, क्योंकि आपको पता होगा, आपको बांडुंग सम्मेलन याद है ना, बांडुंग सम्मेलन, बिल्कुल। तो अगर इसी बात करें तो अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो अफ्रो एशियाई एकता जो सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन की वजह से गुटनिरपेक्ष को मजबूती मिली थी। क्या मिली थी, मजबूती। यानी गुटनिरपेक्ष तो इसी के शुरुआती बाद में बहुत ही मजबूत हुई। तो 1955 में अफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन को आमतौर पर बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है। इसी सम्मेलन को क्या कहा जाता है, बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है। ये एग्जाम में आए तो ध्यान रखिएगा। बांडुंग कहाँ पर है, जस्ट अभी बात करेंगे, इंडोनेशिया की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही है, इंडोनेशिया की बात हो रही थी। तो इस तरह से और आगे आने वाले समय में अगर आपको पता है तो ये जो बांडुंग जो सम्मेलन था 1955 में हुआ था, इसी सम्मेलन ने एशियाई और अफ्रीकी देशों में मध्य एकता स्थापित करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। और बांडुंग सम्मेलन ही आगे आने वाले समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। यानी नोट कर लीजिएगा कि 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ और प्रथम सम्मेलन 1961 में हुआ था और वे हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। तो इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन
के अंदर भी योगदान बांडुंग सम्मेलन का है। यानी बांडुंग सम्मेलन की वजह से गुटेनबर्ग आंदोलन की नींव पड़ी और पहला गुटेनबर्ग जो सम्मेलन है वो 1961 में हुआ था। तो इस तरह से आप जान चुके होंगे कि शुरुआती सालों में नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति पर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी छाए हुए थे और नेहरू जी के प्रयासों से ही गुटेनबर्ग आंदोलन की शुरुआत हुई और अप्रिय एशियाई देशों में एकता स्थापित हुई। ठीक है ना, ये चीज़ तो आपको पता होगी और ये चीज़ आप समझ भी चुके होंगे। अब बात करते हैं कि अगर इसी तरह से आपने ये चीज़ें समझ ली हैं तो आगे जो इस पार्ट का जो सेकंड पार्ट होगा, उस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे भारत की विदेश नीति के संबंध है, उसमें हम जानेंगे चीन एवं पाकिस्तान के साथ अपने संबंध को। ओके, तो ये आने वाली क्लास में हम जानेंगे। तो आज आपको मैंने छोटी छोटी डिटेल बताई है, ये ध्यान रखिएगा और 2 पार्ट में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, ऐसे ही जोरदार पढ़ेंगे। बस आप अपने मित्रों को शेयर करते जाइएगा और एंजॉय कीजिएगा और पॉलिटिकल में P3 याद रखिएगा, पावरफुल मैनेजमेंट होना जरूरी है, पॉइंट। ओके, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू गाइज।